जय माँ सरस्वती जी सदा सदा सहाय। आप सभी को यथोचित अभिवादन। पहले हम गजानन माधव मुक्तिबोध पर चर्चा करें, फिर धर्मवीर भारती जी पर। 13 नवंबर 1917 से 11 सितंबर 1964 ईस्वी तक का समय इनका रहा। नई कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं आप। इनका जन्म श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से 1953 ईस्वी में हिंदी से एमए किया। अध्यापन में विशेष रुचि होने के कारण राजनांद गांव के दिग्विजय कॉलेज में बतौर अध्यापक कार्य किया। शारीरिक अस्वस्थता के कारण असमय देहावसान हो गया। मुक्तिबोध ने हिंदी कविता को एक नया रूप प्रदान किया और छायावादी कविता संस्कार के बरक्स यथार्थवादी चेतना के साथ लेखन किया। कवि की संवेदना अपने समाज से गहरे रूप से जुड़ी है। कवि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे में कविता में प्रगतिवाद का स्वर मुखरित होता है, जो स्वाभाविक भी है, जो प्रतिवाद का स्वर है इनका। डॉक्टर बच्चन सिंह ने मुक्तिबोध के बारे में लिखा है, सच्ची क्रियापरक समाजवादी दृष्टि तथा फैंटेसी शिल्प के कारण उनकी निजी पहचान बन जाती है, पर इस दृष्टि तथा शिल्प को प्राप्त करने में उसे आत्मयातना की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इस यातना को दो ही कवियों ने भोगा है, निराला ने और मुक्तिबोध ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास यानी मुक्तिबोध का काव्य यातना के पालने में बड़ा होता है। कवि अपने परिवेश से गहरे रूप से जुड़ा है, तभी तो वे बार बार कहते हैं कि मेरे नगर और गांव के सभी लोग कब होंगे सुखी और स्वस्थ। यहाँ कवि की चिंता स्व के दायरे से मुक्त व्यापक समाज के लिए है। मुक्तिबोध की कविताओं में जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, स्वस्थ सामाजिक चेतना एवं लोक मंगल की भावना दृष्टिगोचर होती है। अतः उन्हें आलोचक प्रायः प्रगतिवादियों एवं प्रगतिशील कवियों में स्थान देते हैं। मुक्तिबोध पर प्रसिद्ध लेखक टॉलस्टॉय और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुक्तिबोध हिंदी कविता और काव्यालोचना को एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। कवि होने के साथ साथ वे कविता के आलोचक भी हैं। भाव और बुद्धि का साझा अध्ययन है इनका रचना संसार। मुक्तिबोध अपनी कविता में जितने संघर्षशील हैं, जीवन में उतने ही संघर्षशील हैं। मतलब उनका जीवन और उनका कविता का संसार दोनों एक ही जैसा है। सामाजिक राजनीतिक दुरभिसंधियों, पारिवारिक आर्थिक संकट के बीच जीवन के अंत समय तक अपराजेय व्यक्तित्व के साथ कविता में उपस्थित हैं। मुक्तिबोध अपने पूर्ववर्ती और समकालीन काव्य आंदोलनों से असंतुष्ट थे। इस संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, उनका कहना था कि छायावादी मनोदशा वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करती। प्रगतिवाद अपने को राजनीतिक पक्ष तक ही सीमित रखता है। प्रयोगवाद का प्रखर बौद्धिक व्यक्तिवाद और मानसिक प्रत्याघातों का चित्रण उन्हें रास नहीं आया। नई कविता के बारे में उनका कहना है, नई कविता उनकी अपनी है जो न आत्म सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं न बाह्य सामंजस्य। उनका तथा कथित जो विद्रोह है वह व्यक्ति आधारित है। इसलिए वह भी गोबी के रेगिस्तान में किसी अनजानी खारी नमकीन झील में जाकर खुदकुशी कर लेगा। स्पष्ट है कि उनके वास्तविक जीवन का चित्रण करना है, व्यक्तिवाद का विरोध करना है, मिसफिट नहीं होना है और न खुदकुशी करना है। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा के पास जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता। यानी वे सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों के लिए ही संघर्षरत रहे, चाहे वह किसी भी विचारधारा के करीब क्यों न हो। शर्त सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि वह आम लोगों के जीवन से जुड़ा हो। मुक्तिबोध मूलतः कवि हैं। अंधेरे में कैद जीवन को बचाने की प्रतिबद्धता मुक्तिबोध की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुक्तिबोध का काव्य फैंटेसी के कारण विशिष्ट बन पड़ा है। वे जिस फैंटेसी की रचना करते हैं वह यथार्थ में भोगे गए वास्तविक अनुभव की प्रतिकृत तो नहीं है, लेकिन यथार्थ से कटते भी नहीं। मुक्तिबोध फैंटेसी को अवास्तविक कल्पना नहीं मानते, बल्कि अनुभवजन्य भावालोक मानते हैं। मुक्तिबोध अपनी कविताओं में जीवन के विविध रूपों को शामिल करते हैं। कवि आजीवन वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना के प्रति सचेष्ट रहता है।
वे क्षण भंगुरता के स्थान पर जीवन की गतिशीलता में, निराशा के स्थान पर आशा में, व्यष्टि चेतना के स्थान पर समष्टि चेतना में आस्था प्रकट करते हैं। कवि अन्यायमूलक पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए लिखता है, इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध। तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति अंध, देती क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध। तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, तेरे रक्त में भी घृणा आती तीव्र, तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र। पूंजीवादी समाज के प्रति जहाँ बिल्कुल मानवता नहीं है, लोग स्व के लिए केवल जी रहे हैं। अंधेरे में कविता में कवि साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और फांसीवादी ताकतों की कलई खोल देते हैं। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध के भाव, इंद्रिय बोध और विचारधारा का साझा आख्यान है। इसमें खंडित व्यक्तित्व के दो भागों में जो द्वंद्वात्मक संबंध दिखता है, कवि उस ओर इशारा करता है। इस कविता में एक ओर भय और संत्रास है, तो दूसरी ओर ज्ञान और परम अभिव्यक्ति है। कवि कई विचारधाराओं के संघर्ष से चेतना प्राप्त करता है। कवि अंधेरे में समाज, राजनीति, साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के राक्षसी स्वार्थ को प्रत्यक्ष देख लेता है। और कवि की यह दृष्टि बहुत ही विशिष्ट है। गहन मृतात्माएं इसी नगर की, हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र। विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में, हाय हाय मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। कवि ऐसी व्यवस्था के प्रति सशंकित हो उठता है। वह अभिव्यक्ति को औजार बनाकर फांसीवादी ताकतों को बेनकाब करना चाहता है। जब कलाकार को घोर यातना से गुजरना पड़ता है, तब वह चीत्कार पड़ता है। कैसे चीत्कारता है? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। मुक्तिबोध की कविता शिल्प वैशिष्ट्य के कारण अपने युग की कविताओं में विशिष्ट है। इनकी कविताएं मुख्यतः प्रतीकात्मक हैं। ओरांगुटांग, रावण, ब्रह्म राक्षस, पूर्णिधर, चंबल की घाटी, अंधेरा आदि प्रतीक हैं। भयावह प्रतीक। कहीं कहीं तो पूरी कविता प्रतीकों में ही कह दी जाती है, मानो प्रतीकों की लड़ी पिरो दी गई हो। प्रतीकों का चुनाव ऐसे क्षेत्रों में किया गया है जो अंतर्मन की गहराइयों को नाप लेने में पूर्ण समर्थ है। वृक्षों में बरगद और पीपल उनके प्रिय प्रतीक हैं। बरगद जनगण का प्रतिनिधित्व करता है, तो पीपल डरावनेपन का। यानी कवि के यहाँ प्रतीक भयावहता को बढ़ाते हैं। मुक्तिबोध की काव्य भाषा कतिपय दृष्टियों से काफ़ी जटिल और संश्लिष्ट दिखाई देती है। कवि अपनी गहन अनुभूति को व्यक्त करने के लिए पुराण, इतिहास, राजनीति, गणित, विज्ञान आदि क्षेत्रों से गृहीत शब्दावली को उनके पुराने अर्थ से बहुत अलगाकर और नए अर्थ में ढालकर अपनी रचनाओं में विन्यस्त करते हैं। कवि अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तार सप्तक में प्रकाशित रचनाएं, काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, आलोचना, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एक साहित्यिक की डायरी। कहानी संग्रह है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, उपन्यास है विपात्र, निबंध है भारत, इतिहास और संस्कृति। इस तरह से मुक्तिबोध कहीं ना कहीं से एक यथार्थ का जो की अभिव्यक्ति करते हैं, वह अभिव्यक्ति मन को कचोट जाती है। अब हम धर्मवीर भारती के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। धर्मवीर भारती जी का जन्म प्रयागराज में 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ। बालक धर्मवीर बचपन में 1-2 वर्ष पिता के साथ आजमगढ़ और मऊ नाथभंजन में रहे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। प्रयागराज के डीएवी हाई स्कूल में पहली बार 4वीं कक्षा में नाम लिखाया गया। 8वीं कक्षा में थे तभी पिता का देहांत हो गया। इसके बाद दारुण गरीबी में दिन बीते। प्रयाग में बसे मामा श्री अभय कृष्ण जौहरी के परिवार के साथ रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से सन 1942 ईस्वी में इंटरमीडिएट पास किया। सन 42 के आंदोलन में भाग लिया और पढ़ाई 1 बरस रुक गई। सन 1945 ईस्वी में प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर चिंतामणि घोष मेडल के हकदार बने। सन 1947 ईस्वी में वहीं से प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
बाद में अभ्युदय संगम, निकष जैसी पत्रिकाओं के संपादन में अपना सहयोग दिया। 1960 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने अन्य साहित्यिक गतिविधियों के अलावा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी प्रयागराज की प्रसिद्ध साहित्य संस्था परिमल के संचालन में की। परिमल ने ही नई कविता आंदोलन का सूत्रपात किया था, जिसके पुरस्कर्ताओं में भारती जी भी थे, और 1960 ईस्वी में धर्मयुग के संपादक हो गए। भारती जी दूसरे सप्तक के कवि हैं। कवि होने के साथ साथ प्रसिद्ध नाटककार एवं कथाकार भी हैं। वे मुख्यतः प्रणयानुभूति के कवि हैं। भारती व्यक्तिवादी होने के कारण नवरोमान की प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं। जहाँ इससे वे उबर सके हैं, वहाँ उनके काव्य में सामाजिकता और काव्यात्मकता निखर उठी है। वे अपनी रचना में व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य की बात कहते हैं। उन्होंने लिखा है, प्रथम बार समस्त जीवन का व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रहा है। नई कविता की जो भावभूमि है, उसमें मुख्य प्रश्न है सर्वांगीण मानवीय विघटन का मुकाबला करने का। नई कविता मनुष्य की आंतरिकता को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहती है, उसके असामंजस्य को दूर करना चाहती है। भारती जी की रचनाओं में आधुनिकता बोध का स्वर भी मुख्य रूप से उभरा है। 7 गीत वर्ष में संकलित प्रेमथ्य गाथा में भारती जी आधुनिकता बोध को उजागर करते हैं। अंधा युग में महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध जन्य कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थितियों को अभिव्यंजित किया गया। कनुप्रिया में राधा का रागबोध उद्घटित होता है। धर्मवीर भारती दलीय राजनीति से मुक्त स्वतंत्र चेता कवि हैं। उनका मानना है कि कवि को राजनीति का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए। कविता में राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियां जाने अनजाने व्यक्त होती हैं, लेकिन उन सबको साहित्य के ऊपर नहीं लादा जाना चाहिए। मानवीय विघटन को रोकने के लिए मनुष्य की आंतरिकता पर बल देना अपेक्षित है। अपनी इसी विषय ग्रहण की काव्य नीति के कारण वे जीवन के व्यापक आयाम को अपनी रचनाओं में ग्रहण करते हैं। भारती अपनी रचनाओं के माध्यम से पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त करते हैं, लेकिन इस ध्वंस की भूमि पर ही नए जीवन मूल्यों और जीवन के नए अर्थों की सार्थक तलाश भी करते हैं। भारती जी अपने प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति के उपादानों का भी प्रयोग प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए ही करते हैं। उनकी आरंभिक कविताओं का संकलन है ठंडा लोहा। इनमें अधिकांश कविताएं रूप छवि की आसक्ति और ऐन्द्रिक वासना से संबंधित हैं। भारतीय दैहिक सौंदर्य को मध्यकालीन भक्तों की तरह पूजा और आराधना के रूप में देखते हैं। जैसे पूजा सा तुम्हारा रूप, जी सकूंगा 100 जन्म, अंधियारियों में यदि मुझे मिलती रहे, काले तमस की छाह में ज्योति की यह एक अति पावन घड़ी, प्रार्थना की एक अनदेखी कड़ी। कवि को मनुष्य की जिजीविषा और संघर्ष शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। भूख, गरीबी और ध्वंस के बीच से उभरकर कविता मानवता के लिए नए इतिहास की रचना के लिए अग्रसर होगी। अब भारती जी कविता के मुख से ही कहलवाते हैं, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी है, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी है, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है, हो चुकी हैवानियत की इंतहा, आदमियत की मगर आगाज बाकी है। लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, नया इतिहास देती हूँ। कौन कहता है कि कविता मर गई, कौन कहता है कि कविता मर गई। भारती जी अपनी रचनाओं में सामूहिकता के मुकाबले वैयक्तिकता को चरम मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन इसे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। कवि साम्राज्यवादी ताकतों को विश्व शांति के लिए खतरा मानते हैं। साम्राज्यवादी ताकतों को वे उसी तरह से बेनकाब करते हैं जैसे प्रतिबद्ध जनवादी कवि विदेशियों की शोषण की नई नई तरकीबों को बेनकाब करता है। वे लिखते हैं, लेकिन बात यह पुरानी है, घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर, था रोटी में ढककर या फिल्मों में रंगकर, वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं, और भी पहले वे कई बार आए हैं। अंधा युग में कवि ने पौराणिक आख्यान के माध्यम से आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा और अन्य विसंगतियों में को अंकित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न विभीषिका विश्व मानव के समक्ष उत्पन्न युद्ध के संकट पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत महसूस करती है। धृतराष्ट्र का अंधापन एक तरह से विचार करने की जरूरत महसूस करती है। धृतराष्ट्र का अंधापन एक तरह से संपूर्ण सत्ता और युग के अंधेपन का द्योतक बन जाता है। धृतराष्ट्र
कहीं न कहीं से जो उसका अंधापन था वह क्या था? ममता, मोह, मर्यादा, अधिकार, सभी का अंधापन। प्रजा मर्यादाएं तथा आस्थाएं प्रजा पर थोपी जाती हैं। कोई स्वयं की निर्णय शक्ति नहीं है। वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ से शासक प्रत्येक स्थिति में अंधेपन का परिचय देता है। अंधा युग के कृष्ण अनासक्त हैं, इसलिए उनमें इतिहास को चुनौती देने की क्षमता है और नक्षत्रों की दिशा बदल देने की ताकत है। जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। भारती जी का काव्य गीतात्मक है। उन पर गजलों का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। उर्दू के प्रचलित शब्दों के साथ आवश्यकता अनुसार तत्सम शब्दों की योजना करते हुए भारतीय प्रभावात्मक बिंब विधान करते हैं। उनके यहाँ नए उपमानों, नए प्रतीकों का प्रस्तुतिकरण हुआ है। मैं सांसें लेती हूँ जैसे टूटे फूटे बर्बाद मकबरे की नींवों में दबी हुई अभिशापग्रस्त प्रेतात्माएं विश्वासें भरती हैं अक्सर सन्नाटे में। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सौंदर्य चित्रण, बिंब विधान, नए एवं ताजे उपमानों के प्रयोग की दृष्टि से भारती जी अपने समय के कवियों में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। उनकी रचनाएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत, मेरी वाणी गैरिक रवसना, अंधा युग नाटक है, कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश। ये उपन्यास है। गुनाहों का देवता ये उपन्यास है। और आगे कहते हैं रिपोर्टाज निबंध है ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता। रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा, मुक्त क्षेत्र युद्ध क्षेत्र। रिपोर्टाज है आलोचना है प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। एकांकी संग्रह है नदी प्यासी थी। शोध साहित्य है सिद्ध साहित्य। और अनुवाद है आस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, देशांतर। और यात्रा विवरण है यात्रा चक्र। पत्र संकलन है अक्षर अक्षर यज्ञ। साक्षात्कार है धर्मवीर भारती से साक्षात्कार। पद्मश्री पुरस्कार पाया इन्होंने 1972 में। संगीत नाटक अकेडमी के मनोनीत सदस्य थे 1967 में। 1984 में हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार। 1985 में साहित्य अकादमी रत्न सदस्यता सम्मान। 1986 में इन्होंने संस्था सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्राप्त किया। 1988 में सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली। और 1989 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान बिहार सरकार। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। और भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, महाराष्ट्र गौरव महाराष्ट्र सरकार। और साधना सम्मान केडिया स्मृति न्यास। और आगे है महाराष्ट्राच्या सुपुत्रांचे अभिनंदन सम्मान वसंतराव नाईक प्रतिष्ठान। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के बिड़ला फाउंडेशन। और शासन सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। और उत्तर प्रदेश गौरव अभियान सम्मान संस्थान। 1999 ईस्वी में कथाकार की उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए डॉक्टर भारती पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण हुआ। इस तरह से धर्मवीर भारती जी ने पूरे साहित्य को, समाज को अपनी विशेषताओं से, अपनी गुणवत्ता से लाभान्वित किया। और हम थोड़ी सी चर्चा कर लें नई कविता की कि नई कविता में, क्योंकि जब धूमिल जी की बात आएगी अगले उसमें तो हम धूमिल जी की ही बात करेंगे। और धूमिल जी की बात करने से पहले हमें नई कविता और ये कहा जाए कि साठोत्तरी कविता जबकि धूमिल जी हैं तब की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। नई कविता। आज़ादी के बाद भारतीय जनता के मन में एक उम्मीद का भाव आया कि सब कुछ अच्छा होगा, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उम्मीदें टूटती गईं। साहित्य में प्रयोगवाद की कुंठा, अहंग और दमित काम वासना से साहित्यकार ऊब चुके थे। ऐसी स्थिति में नई कविता का प्रादुर्भाव स्वाभाविक था। नई कविता के स्वरूप को लेकर विद्वानों में विविध धारणाएं हैं। डॉक्टर रामदरस मिश्र के अनुसार
नई कविता की दृष्टि मानवतावादी है, किंतु यह मानवतावाद मिथ्या आदर्शों की परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यथार्थ की तीखी चेतना, अपने परिवेश से जुड़े मनुष्य के बौद्धिक प्रयासों और उसकी संवेदना से के उलझे हुए नाना स्तरों तक अनुभूति और चिंतन दोनों दिशाओं से पहुंचने की चेष्टाओं पर अवलंबित है। इसने छोटे बड़े का भेद नहीं रखा, छोटी बड़ी अनुभूतियों, सत्यों, क्षणों, स्थितियों, घटनाओं, दृश्यों का बनावटी अंतर स्थापित नहीं किया। डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद के अनुसार नई कविता हिंदी साहित्य श्रृंखला की सशक्त एवं जीवंत प्रक्रिया है। आधुनिक काल की विविध काव्य प्रवृत्तियों एवं काव्य शैलियों में से यह एक है। मानव जीवन की यथार्थ परक एवं बौद्धिक भंगिता नई कविता में दृष्टिगोचर होती है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, नई कविता जिस दिशा की ओर जा रही है वह साहित्य की सबसे छोटी दिशा है। प्रयोग साधना भी एक ऐसी साधना है जिससे अधिक कठोर साधना की कल्पना नहीं की जा सकती। न जाने यह साधना कितने कवियों का बलिदान लेगी, न जाने इसमें कितने कवियों के खाद बन जाने पर एक सफल कवि उत्पन्न होगा। डॉक्टर जगदीश गुप्त नई कविता के बारे में लिखते हैं, कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से ही होती है। धनवीर भारती ने नई कविता को पुराने और नए मानव मूल्यों से टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता कहा है। तो संपूर्ण नई कविता का संबंध अपने नए युग के यथार्थ से है, लेकिन इस यथार्थ को व्यक्त करने वाली दृष्टियां भिन्न भिन्न हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। उन प्रवृत्तियों में व्यक्ति स्वातंत्र्य, प्रयोगवाद या नई कविता की प्रवृत्तियां निर्धारित करने के लिए केवल तार सप्तक पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि उस युग की संवेदनाओं और काव्य वैशिष्ट्यों पर भी ध्यान देना होगा। युगानुरूप नई कविता के कवि पूर्ववर्ती काव्यों की अपेक्षा भाव, भाषा और शिल्प में नवीनता के प्रति आग्रही रहे हैं। इन कवियों की रचनाओं का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि यहाँ व्यक्ति स्वातंत्र्य को विशेष महत्व दिया जाता था। नई कविता के आंदोलन के दौरान नए कवियों ने नए मनुष्य की प्रतिष्ठा का नारा दिया। यह नया मनुष्य कैसा हो, इसको लेकर उनमें तीव्र मतभेद था। कोई इसे लघु मानव जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा की संज्ञा दे रहा था, तो कोई इसे सहज मानव जैसे विजय देव नारायण शाही जी ने लिखा। इसे कोई स्वतंत्रता का असली प्रवक्ता बता रहा था, तो कोई इसे भीड़ से घिरा अकेला और एकांकी। लेकिन यह मानव मध्य वर्ग का ही प्रतिनिधि था। यह मध्यवर्गीय व्यक्ति अपने को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर मानता था। नए कवियों ने अपनी कविता में लघु मानव को वर्णन का विषय बनाया है। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मानव जो अपनी संवेदनाओं, भूख प्यास आदि को लिए हुए उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर है। जैसे है, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले, जैसा कि अभी धर्मवीर भारती जी की कविता का उल्लेख हुआ था। लघु मानव और मध्य वर्ग की लघुता को श्रेष्ठता में बदलने की कोशिश गिरिजा कुमार माथुर जी भी करते हैं। वह कहते हैं, हम सब बौने हैं, मन से, मस्तिष्क से भी, भावना से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं, हम नहीं हैं विशिष्ट। क्षणवादिता नई कविता की विशेषता है। और ये क्या करते हैं, नई कविता के कवियों ने विराट जीवन के बजाय उसके भोगे हुए क्षणों को ही अधिक महत्व दिया है। वह अतीत एवं भविष्य की अपेक्षा वर्तमान के क्षण में अधिक विश्वास करता है। वह इस मनोवैज्ञानिक सत्य में अधिक विश्वास करता है कि हम क्षणों में जीते हैं। इन कवियों ने जीवन की एक एक अनुभूति, सुख एवं पीड़ा को स्वीकारा है तथा उसी को सत्य माना है जिसका अनुभव किया है। वह अनुभूत सत्य कितना ही उपेक्षणीय क्यों न हो, फिर भी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। अज्ञेय कहते हैं, क्षणवादिता या क्षणवाद अज्ञेय की कविताओं में विशेष रूप से मिलती है। मिथ्या, कल की धनसार्थ अस्मिता और अकेली होगी। स्मृति की सूखी स्त्रजा रुआसी एक सहेली होगी। क्षण में तुम भी जी लो। लोक संपृक्ति नई कविता के अधिकांश कवियों में धीरे धीरे लोक संपृक्ति का भाव भी उदित हुआ और उन्होंने कविता को लोक जीवन के निकट पहुंचा दिया, जिससे उनकी कविता में स्वाभाविकता एवं मार्मिकता के साथ साथ लोक जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत हुआ है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल और रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह आदि की कविताओं में लोक जीवन की सुंदर एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। लोक जीवन के प्रसंगों के वर्णन में कवियों ने लोक प्रचलन में प्रयुक्त शब्दों को ग्रहण किया है। जैसे गंदी बस्तियों के पास नाले पर बरगद है, उसी के श्याम तल में वे रंभाती गायें की पत्थर ईंट के चूल्हे सुलगते हैं।
फुदकते हैं वही दो चार बिखरे बाल वाले बालकों के श्याम गंदे तन, वे लोहे की बनी स्त्री पुरुष आकृतियाँ, दलिद्दर के भयानक देवता के शिल्प चेहरे, वे चमकते धूप में। केदारनाथ अग्रवाल अपनी कविता में भारतीय किसान के जीवन की स्वाभाविक स्थिति का चित्रण करते हैं। जब बाप मरा तब पापा पाया भूखे किसान के बेटे ने, जब बाप मरा तब पाया भूखे किसान के बेटे ने, घर का मलबा टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि वह भी परती, बनिया के रुपयों का कर्जा जो नहीं कुछ चुकाने पर चुकता, दीमक गोजर मच्छर माटा ऐसे हजार सब सहवासी, बस यही नहीं जो भूख मिली 100 गुनी बाप से अधिक मिली। जब बाप मरा तब पाया भूखे किसान के बेटे ने, क्या पाया? घर का मलबा टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि वह भी परती, बनिया के रुपयों का कर्जा जो नहीं चुकाने पर चुकता, दीमक गोजर मच्छर माटा ऐसे हजार सब सहवासी, बस यही नहीं जो भूख मिली 100 गुनी बाप से अधिक मिली। व्यंग्य की प्रधानता। नई कविता का आविर्भाव घुटन, आक्रोश, संत्रास, निराशा, अनास्था आदि के परिवेश में हुआ था। ऐसी स्थिति में व्यंग्यवादिता का जन्म स्वाभाविक ही है। विकृत जनतंत्र, राजनीतिक भ्रष्टाचार व दिखावटी शिष्टाचार और औपचारिक संबंध आदि इनके व्यंग्य के विषय हैं। सामाजिक अव्यवस्था का एक चित्र जिसमें लोगों की दुर्दशा वर्तमान कालिक सामाजिक अव्यवस्था के कारण ही है। स्पष्ट है, कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मेनका अस्पताल में नर्स हो गई है और विश्वामित्र ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। उर्वशी ने डांस स्कूल खोल लिया है, नारद गिटार सिखा रहे हैं, गणेश बिस्कुट खा रहे हैं और बृहस्पति अंग्रेजी से अनुवाद कर रहे हैं। कहीं भी संवेदना नहीं है, हर जगह केवल व्यवसाय है। अब क्या है? आस्था और अनास्था। नई कविता के दौरान आस्था का प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहा। नए कवियों का कहना था कि हमारा काव्य अगर अनास्थावादी लगता है तो इसलिए कि आज की सच्चाई यही है। उनके अनुसार नई कविता वादों, विचारधाराओं और रूढ़ियों, सामूहिक निर्णयों पर झूठी आस्था का विरोध करती है। धर्मवीर भारती को अंधायुग का प्रत्येक पात्र आस्था विहीन है और किसी को भविष्य पर भरोसा नहीं है। मनुष्य का भविष्य उसे मृत नजर आता है, आस्था का क्षरण होता दिखता है। यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। नई कविता में वर्णित यह अनास्था समाज की विषम परिस्थितियों की देन है। इस निराशा और अनास्था के कारण ही व्यक्ति भूत, वर्तमान, भविष्य की निरर्थक संभावनाओं से त्रस्त हो जाता है। सारे मंसूबे रखाए हैं ताक पर, हम सुने आंगन में, धूल ढके दर्पण में जीते हैं। एक वक्त गुजर गया, अपने से बात नहीं कर पाए। प्रकृति प्रेम संबंधी कविताएं सभी कवियों ने लिखी है, लेकिन प्रकृति के संबंध में इन कवियों का दृष्टिकोण छायावाद से भिन्न है। छायावाद कवि प्रकृति की ओर उन्मुख हुआ था एक नए भावबोध के साथ। यह भावबोध था स्वतंत्रता, लेकिन नए कवि के प्रमुख दास्ता और बंधन की ऐसी जकड़न नहीं थी। देश स्वतंत्र हो चुका था, पुराने मूल्य टूट रहे थे, देश का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था, लेकिन इस औद्योगिकरण ने प्रकृति के उन्मुख सौंदर्य को मानव जीवन से दूर कर दिया था। प्रकृति और मानव के बीच की दूरी को एक नए कवियों ने भिन्न भिन्न रूपों में ग्रहण किया। अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, हरिनारायण व्यास आदि कवियों ने प्रकृति चित्रण के लिए सामान्य जीवन के अनुभव जगत में बिंब ग्रहण किए हैं। जैसे फूल कचनार के प्रतीक मेरे प्यार के, प्रार्थना से अर्ध स्फुट कांपती रहे कली, पंक्तियों का संपुट निवेदिता ज्यों अंजलि, आए दिन फिर मनुहार के दुलार के फूल कचनार के। नए कवियों ने प्रकृति के तीनों रूपों का वर्णन किया है। सनसनाती सांझ सुनी, वायु का कठला खनकता, झिंगुरों की खंजड़ी पर झांझ सा बीहड़ पनपता। औद्योगिक सभ्यता। पूंजीवादी विकास में तकनीकी प्रगति का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना को संभव बनाया, जिसके कारण बड़े बड़े नगर बसे। पारिवारिक ढांचे, सामाजिक संबंधों, जीवन मूल्यों में ऐसे परिवर्तन हुए जिसकी कल्पना इससे पहले मनुष्य ने नहीं की थी। बढ़ते औद्योगिकरण और मशीनीकरण ने मनुष्य को भावात्मक स्तर पर अकेला और असहाय बनाया, स्वार्थी और लोभी भी बनाया। इसलिए कवियों ने औद्योगिक सभ्यता की आलोचना की थी। कुंवर नारायण के शब्दों में, पहियों और पंखों वाली ये इस बेसिर पैर की सभ्यता में यह पता लगाना मुश्किल है कि यहाँ आदमी मशीन को चला रहा है या मशीन आदमी को। इस संदर्भ में वे लिखते हैं, अपने ही हथियारों से घबराया मानव,
अपने ही हथियारों से घबराया मानव, पत्थर का देव और लोहे का दानव। यह युग अपनी ही ताकत से हारा मनुष्य, अपने अतीत को दोहराता अंधा भविष्य। शहरों का कूड़ा झोपड़ियों में फैलाया, अपनी ज़रूरतों को कोड़ों से पिटवाया इंसान, मगर बेजान मकानों सा ढहाता, अपने से दूर पास बस्ती के रहता। सभ्यता लगी नाखूनों पर पॉलिश जैसे, हम ठाठ फकीरी बिकता जो पैसे पैसे। अस्तित्ववादी चेतना। नई कविता के कवियों ने अस्तित्ववाद को भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। अवस्था, असहायता, निरुपायता की स्थिति में मानव को अपना अस्तित्व संकटग्रस्त दिखलाई पड़ता है। फिर भी विकट परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को बनाए रखना ही मानव जीवन की सार्थकता है। यहाँ